हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी डिकोडेड। आई एम योर वेरी ओन शैलेंद्र सर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और आई होप दैट यू आर इन हाई स्पिरिट्स एंड योर मोरल इज वेरी वेरी हाई बिकॉज आप लोगों को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, एक बड़ी जंग जीतनी है विच इज द बैटल फॉर यूपीएससी एंड आई होप यू आर मेकिंग द राइट प्रिपरेशंस ऑन वॉर फुटिंग। तो दोस्तों, आपको पता है ये जो चैनल है आपके लिए शुरू किया गया है, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए लॉन्च किया गया है और इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स भी हैं यहाँ पे वो भी आपके ज़रूरत के हिसाब से हमने मोल्ड किए हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड टाइम इज ऑल्सो अ बिग कंस्ट्रेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। इतना ज़्यादा पढ़ने को होता है तो उसके लिए आपको इस तरीके के इनिशिएटिव्स चाहिए होते हैं, इस तरीके के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है ताकि आपका टाइम बच सके और आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिल सके। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, ये मैंने लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीक में क्लास की थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। द रैशनल ऑफ वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रीफली encapsulate the purpose once again for those of the aspirants who are coming to the channel for the first time। तो दोस्तों, वीकेंड पीआईबी एनालिसिस को शुरू करने का रीज़न ये है कि कई सारे एस्पिरेंट्स हर रोज़ पीआईबी एनालिसिस में आधा घंटा 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज पीआईबी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीआईबी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पीआईबी नहीं कर पाते, वो करना चाहते हैं पीआईबी को कवर बट दे आर नॉट एबल टू डू सो क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने को होता है यूपीएससी की तैयारी में और उनको गिल्ट फीलिंग होती है। तो चाहे आप फर्स्ट कैटेगरी में हो चाहे आप सेकंड कैटेगरी में हो, आपके लिए सोल्यूशन है वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, जहां पे सिर्फ आधा घंटे में पार्ट 1 और पार्ट 2 दैट इज ऑन सैटरडे एंड संडे, सिर्फ आधा घंटे में हम पूरे हफ्ते का पीआईबी एनालिसिस कर लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ओनली एंड ओनली द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगी, वही पीआईबी एनालिसिस करेंगे, उन्हीं डेवलपमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे रादर देन टॉकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल न्यूज दैट पीआईबी रिलीजेस बिकॉज पीआईबी बहुत सारी न्यूज रिलीज करता है हर दिन। बहुत सारे आप देखना पीआईबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है बहुत सारी प्रेस रिलीजेस होती हैं बट मोस्ट ऑफ इट इज नॉट यूजफुल टू यू एंड अदरवाइज ऑल्सो आपने कई सारे फैकल्टीज को देखा होगा ऑनलाइन चैनल्स पे जो पीआईबी एनालिसिस करते हैं बट आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ इट इज नॉट वेरी रेलिवेंट। So let's begin with the PIB analysis of the day without waiting any further. But before that, this is more about me. Those of you who are on my channel for the first time, this is more about me. I'm an MBA from Symbiosis, Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I've mentored and tutored thousands of civil services aspirants like you. Also, don't forget to subscribe to the channel. बहुत टाइम बचने वाला है, बहुत क्वालिटी कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस नाउ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम के बारे में या अदरवाइज हम शेयर करते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीज सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो बिकॉज किस तरीके से आप किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में आपको नहीं होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो इस तरीके से तो आपको यूट्यूब पे भी नहीं होना चाहिए, इजंट इट? बट यू आर यूटिलाइजिंग यूट्यूब कंस्ट्रक्टिवली एंड लाइकवाइज यू कैन यूटिलाइज सोशल मीडिया ऑल्सो कंस्ट्रक्टिवली बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉट इट्स प्रोज एंड cons. I hope you understand and I hope you agree with me. If you agree with me, press the like button right now. तो आज के जो टॉपिक्स हैं देखते हैं क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। सो 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स फ्रॉम मंडे टू वेंसडे बिकॉज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का हम कल कवर करेंगे। सो मंडे टू वेंसडे ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं विच आर रेलिवेंट फॉर एग्जाम। First one is Finance Minister Srimati Neela Sitharaman participates in Governor Seminar as part of ADB's annual meeting 2021. This is the first topic we are going to talk about. Then second one is India begins export of organic millets grown in Himalayas to Denmark. And finally, Coast Guard apprehend Myanmarese poachers in Indian EEZ. So हम EEZ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम बैरन आइलैंड की लोकेशन देखेंगे। तो देखते हैं
क्या टॉपिक है, दोबारा से कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं. दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेट्स इन गवर्नर्स सेमिनार एज पार्ट ऑफ एडीबी's एनुअल मीटिंग 2021. तो आपको लग रहा होगा गवर्नर्स सेमिनार, आई मीन हाउ इज Nirmala Sitharaman, who is a finance minister, participating in governors seminar, because it should be the RBI governor or some other governor, but no. जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इनके अपने गवर्नर्स होते हैं. हर एक कंट्री से एशियन डेवलपमेंट बैंक में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नर होते हैं, एंड इट इज अप टू द कंट्री किसको वो डिप्यूट करता है गवर्नर. तो सबसे पहले तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. दैट इट वाज फॉर्म्ड वे बैक इन 1966. इट इज स्पीयरहेडेड एंड डोमिनेटेड बाय जापान एंड इट हैज प्रेजेंटली 68 member countries. 68 member countries. These are the countries from the APAC region. Now a very important thing for you to understand is, please ध्यान से सुनना कि ADB में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, सिर्फ एशियन कंट्रीज ही नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, सिर्फ एशियन कंट्रीज ही मेंबर्स नहीं बन सकते, बल्कि नॉन एशियन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं. एंड दीज आर many of the non-APAC countries that are active members of World of Asian Development Bank. In fact, आपको एक और interesting चीज बता दूं that Japan along with US are the two biggest largest shareholders in the Asian Development Bank, holding about roughly 15.5% of the total number of shares. So US and Japan दोनों के पास लगभग बराबर है, followed by China which is around 6.5%, और इंडिया का फिर नंबर आता है लगभग 6.3%. As such, India is also a very dominant player, you can see, but it is nowhere near these countries like US and Japan in terms of the number of shares. Okay, और जो प्रेसिडेंट है वो ट्रेडिशनली एक जापानीज होता है, बिकॉज इट वॉज स्पीयरहेडेड बाय द जापानीज, इट वॉज पायनियर्ड बाय द जापानीज. और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं एडीबी के, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट्स में. तो चलिए उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो देखते हैं हम किस बारे में बात कर रहे थे. सो द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड एडीबी गवर्नर फॉर इंडिया, जैसा कि मैंने कहा कि 68 मेंबर कंट्रीज हैं और हर एक कंट्री बेसिकली एक गवर्नर रिप्रेजेंट करता है, गवर्नर को सेंड करता है एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. सो इंडिया से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, चाइना से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, यूएस से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर एडीबी. एडीबी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, सो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं. और एग्जैक्टली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही प्रेसिडेंट ऑफ द एडीबी उसको इलेक्ट भी करते हैं. भले इलेक्शन यू नो इट्स लाइक अ गिवन दैट जापान का ही प्रेसिडेंट होगा, बट नॉनदलेस जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एडीबी गवर्नर्स ही इलेक्ट करते हैं. ऑलराइट, इतना समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन अभी तक कहीं पे? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द डिस्कशंस. द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड फॉर इंडियाज फ्रंटलाइन वर्कर्स. सो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, देखने वाली और नोटिस करने वाली. फैक्ट्स एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ की, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको. दैट the finance minister mentioned that India has been at the forefront of various initiatives like setting up of the SARC COVID-19 emergency fund. SARC COVID-19 emergency fund कब लॉन्च किया गया था? दिस वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2020, जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, जिस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ था और लॉकडाउन वगैरह लगना शुरू हो गया था. उस टाइम पे इंडिया ने स्पेयरहेड किया, इंडिया ने पायनियर किया सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, जिसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लगभग $10 मिलियन, फॉलोड बाय श्रीलंका $5 मिलियन, पाकिस्तान $3 मिलियन. इस तरीके से जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, लाइक इवन पाकिस्तान, नेपाल, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय द वे. सो ऑल द सार्क member countries they contributed to the COVID-19 emergency fund, ताकि इस फंड से कोविड को फाइट करने में मदद मिले. बट आपको पता है कि उतना सक्सेसफुल ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए कोविड पैंडमिक को फाइट करने के लिए. बट नॉनदलेस इट वाज अ गुड इनिशिएटिव एज यू कैन सी.
and leading by example in global initiatives of access to COVID-19 tools accelerator. So this is very important दोस्तों, आप अभी के अभी फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए, एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर एक्ट ए। आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एग्जाम में सीधा सीधा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये तैयार नहीं किया, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा, दैट व्हाट इज एक्ट ए। Act A is related to what? Is it some action movie? Is it some software और कुछ इस तरीके से हाई फाई कोई मिसाइल है ballistic, or is it related to COVID pandemic? It is related to COVID-19 basically. So access to COVID-19 tools accelerator, this initiative was launched in April 2020. So March 2020 में COVID-19 emergency fund SARC का, और अगले महीने अप्रैल 2020 में बेसिकली ये जो एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर इसको लॉन्च किया। अब किसने लॉन्च किया? सो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, बिकॉज कोविड को आप अकेले सिंगल हैंडेडली यू कांट से दैट आई एम द ही मैन एंड आई वुड फाइट कोविड पैंडेमिक ऑल अलोन, कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकता। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, स्पीयर हेडेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हु again I am repeating, World Health Organization, President of France, and the third important stakeholder is the President of European Commission. President of European Commission. अब European Commission क्या है, इसका होमवर्क आपको करना पड़ेगा। So these three are the important stakeholders who spearheaded this, जिन्होंने सजेस्ट किया, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, इन सब को लेकर बेसिकली एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका फोकस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए दवाइयाँ बनाने में, वैक्सीन बनाने में, टेस्टिंग में, ट्रीटमेंट में, ताकि सब मिलके कोरोना को हरा सकें और एक्सेस भी लोगों को मिले। बिकॉज two things are important. One is development of vaccine, testing kits and all these things like treatment, and second is access also. So access is also important. So access to COVID-19 tools and accelerator. इतना समझ में आ गया? By the way, Bill and Melinda Gates Foundation, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ शेयर की थी, unfortunate news that Bill and Melinda Gates, they have divorced because the world respects these people because of the philanthropic work that they are doing. So उन्होंने भी, उनके जो फाउंडेशन है उसने भी काफ़ी यहाँ पे पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और जो अगला इनिशिएटिव है वो है कोवैक्स। सो कोवैक्स इज बेसिकली कोविड वैक्सीन्स ग्लोबल एक्सेस। आई वुड राइट इट डाउन फॉर यू, प्लीज नोट इट डाउन। कोविड वैक्सीन्स ग्लोबल एक्सेस। तो जो कोवैक्स है बेसिकली अलग से कोई इनिशिएटिव नहीं है, वो COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर एक्ट ए का ही हिस्सा है। एक्ट ए का अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक कंपोनेंट है कोवैक्स, जिसमें बेसिकली एक्सेस की बात की जा रही है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली लो मिडिल कंट्रीज और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको कोविड वैक्सीन को किस तरीके से एक्सेस मिले, वो फोकस है इस बेसिकली इनिशिएटिव का। एंड दैट इज व्हाई दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच कंट्रीज हैं जिन्होंने वैक्सीन्स को डेवलप किया वही उस पर मोनोपोली लेके बैठ गए, जैसे आजकल डिस्कशन चल रहा है, जैसे इंडिया और यूएस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रिक्शन दिख रहा है। नाउ दैट यूएस इज फाइनली सेड येस, otherwise you see US is always in favor of its pharmaceutical companies and it supports the IPR clauses in the TRIPS at all costs. So access किस तरीके से मिलेगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक्सेस मिलेगी बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू। और घाना हैपन टू बी द फर्स्ट रिसिपिएंट कंट्री अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। फरवरी में 60,000 डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट घाना को डिस्पैच कर दी गई अंडर दिस इनिशिएटिव। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द rationale behind COVID-19 tools accelerator, that is Act A and COVAX. All right, okay, so let's move to the next topic of the day, which is India begins export of organic millets grown in Himalayas to Denmark. दूसरा जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, इनफैक्ट काफ़ी हटके है, बट अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेल-बीइंग ऑफ द पीपल, वेल-बीइंग ऑफ द नेशन, वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। बिकॉज जो मिलेट्स हैं बहुत
इंपॉर्टेंट है लोगों के हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन फाइट करता है। इसमें आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी में हाइएस्ट ऑफ calcium percentage amongst all the food grains that we have. So ragi you can see, and likewise these are the rest of the millets that we have prevalent in various parts of the country. तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट कंट्री की हेल्थ के लिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में काम आता है। आजकल पूरा वर्ल्ड बड़ा कॉन्शियस बन रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, और वेस्टर्न कंट्री स्पेशली वहाँ पे बहुत ट्रिमेंडस जंप है डिमांड की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और इस वजह से इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी वेलबींग के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए और गवर्नमेंट इसी दिशा में काम कर रही है। सो दीज आर द वेरियस मिलेट्स। इनफैक्ट आप एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मिलेट कौन सा है, बानयान मिलेट कौन सा है, फिंगर मिलेट क्या है, पर्ल मिलेट क्या है। सो आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता। किसी भी इलाके में आप इनकी खेती कर सकते हो, चाहे पहाड़ में हो, चाहे प्लेन्स में हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे नहीं हो रही। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल होगा और क्लाइमेट टॉलरेंट है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। जिस तरीके से आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको फेस कर सकता है। प्लस इंडिया में न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम है, अंडर नरिशमेंट होता है, मैल न्यूट्रिशन का बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, आपको पता होगा। सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा डिस्कशन है। सो मैल न्यूट्रिशन में इंडिया की गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं, पोषण अभियान बीइंग द रिसेंट वन, बट अभी हमको जीत नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग मैल न्यूट्रिशन। तो ये बहुत ही अच्छा एक वेपन है मैल न्यूट्रिशन फाइट करने के लिए। सो यू कैन सी दैट फिंगर मिलेट रागी को बोलते हैं, रागी को फिंगर मिलेट बोलते हैं। देन बाजरा को पर्ल मिलेट इंग्लिश में बोलते हैं। देन यू हैव ज्वार, ज्वार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोरगम। सो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, मैगजीन में पढ़ोगे तो वो जनरली इस तरीके से लिखा रहेगा, फिंगर मिलेट, सोरगम एंड पर्ल मिलेट। सो यू विल गेट कंफ्यूज अननेसेसरली। सो यहाँ पे जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है दैट इन अ मेजर बूस्ट टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मिलेट्स ग्रोन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ड्राई एरियाज़ हैं, जो माउंटेन्स में हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे थोड़ा बारिश भी कम होती है, वहाँ पे जो मिलेट्स ग्रो किया जाता है ट्रेडिशनली, और बहुत बड़े लेवल पे उत्तराखंड में मिलेट्स ग्रो किया जाता है। स्पेशली दिस वन कोदो मिलेट, दिस वन, एंड ऑल्सो देर इज बानयार्ड मिलेट, दिस इज कॉल्ड झिंगोरा ओवर देयर। सो इनकी वहाँ पे खेती की जाती है, तो इसको अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं डेनमार्क को, और इससे लोगों की इनकम बढ़ रही है। और इसको बेसिकली जो बॉडीज़ हैं लोकल लेवल पे, यू कैन सी दिस बॉडी, इट इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग इट, एंड अपेडा इज ऑल्सो प्रमोटिंग इट। सो अपेडा के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस वॉज फाउंडेड इन 1986, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। ये भी प्लीज याद रखिएगा। अब ये बॉडी किस लिए है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी? द पर्पस ऑफ दिस बॉडी इज टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल फूड products, agricultural products, the processed food products from India to foreign countries. So exports को facilitate करवाता है credit के through, certifications के through, otherwise also जो लीगैलिटीज़ हैं इसके थ्रू भी बेसिकली उसको फैसिलिटेट करवाता है, ताकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो प्रोसेस्ड फूड है, वो एक्सपोर्ट हो सकें, लोग इंडिया के प्रॉस्पेरस हो सकें, और इससे इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व भी मिलता रहे। तो इस विन विन सिचुएशन हो जाती है इंडिया के लिए। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर बॉडी वॉज क्रिएटेड इन 1986 एज आई सेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। The exports of millets to Denmark would expand exports. So basically जो मैंने अभी कहा था, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, यूरोपियन कंट्रीज़ में मार्केट ज़्यादा बड़ा होगा, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स और डिमांड बढ़ेगी, एंड एवरीबडी वुड be in a win-win situation, चाहे यूरोपियन पीपल हो, because they are getting organic products, they are getting very nutritious products, and at the same time Indian farmers are also being prosperous. समझ में आया? कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी प्रकार का? कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली आंसर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे,
कोस्ट गार्ड एप्रीहेंड्स म्यांमारीज पोचर्स इन इंडियन EEZ। तो यहाँ पे जो फोकस है हमारा इनमें नहीं है, हमारा फोकस इनमें नहीं है, बिकॉज बेचारे लोगों को गरीब है, भले ही पोचर्स हैं तो उनको पकड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, नो बिग न्यूज एज सच। एंड द इम्पॉर्टेंस ओवर हियर इज दैट what we should understand is EEZ. What is EEZ and where they were apprehended, क्या लोकेशन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे पकड़े गए ये बैरन आइलैंड्स में वो कहाँ पे लोकेटेड है एंड व्हाट इज EEZ एंड सम ऑफ द बेसिक स्टफ रिगार्डिंग दैट। सो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज एप्रीहेंडेड 4 म्यांमारीज पोचर्स फिशिंग इलीगली इन इंडियन वाटर्स ऑफ बैरन आइलैंड। अब बैरन आइलैंड का लोकेशन देख लेते हैं फटाफट। दिस इज बैरन आइलैंड ओवर हियर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ईस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड है, दिस इज बैरन आइलैंड एंड दिस इज लोकेटेड इन अंडमान सी। ये अंडमान सी दिख रही है, यहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द होल ऑफ साउथ एशिया, only active volcano in the whole of South Asian region. So this is the importance of Barren Island. Barren इसलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि कोई इंसान नहीं रहता यहाँ पे और जानवर वगैरह भी बहुत मिनिमल रहते हैं, लाइक रोडेंट्स, रैट्स, बैट्स वगैरह। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ऐसी नहीं है एंड दैट इज वाई इट हैज बीन नेम्ड एज बैरन आइलैंड। लास्ट टाइम 2017 में इरप्ट हुआ था, एक्टिव वोल्केनो है, टाइम पे ये इरप्ट होता रहता है। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। लास्ट टाइम 2017 में इरप्ट हुआ था और 2005-6 में भी इरप्शन हुआ था। इनफैक्ट काफ़ी इसने गैसेस वगैरह फैला दी थी आसपास एंड इट हार्म्ड द बायोडाइवर्सिटी, वॉट एवर बायोडाइवर्सिटी इट हैज। सो इट इज़ वेरी वेरी एक्टिव सॉर्ट ऑफ वोल्केनो एंड the most important thing over here is the location, कहाँ पे located है, because एग्जाम में पूछ सकते हैं यहाँ पे located है, off the coast of West Bengal, off the coast of Gujarat, off the coast of Tamil Nadu, no, this is located over here। इतना समझ में आ गया। Let's move on to the next concept that we need to understand, which is this is the second apprehension. Okay, so this is okay but not important from exam point of view, within the maritime zones of India. So with it, which highlights its commitment to protect the sovereign rights of the country within the maritime zones of India. This is very important because इन्होंने इंडिया के EEZ में घुस के बेसिकली ये इलीगल पोचिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, दिस इज अ टर्टल ओवर हियर एंड दीज आर सम अदर द मरीन रिसोर्सेज दैट वी हैव। सो आप किसी कंट्री के EEZ में जाके पोचिंग नहीं कर सकते, दैट विल बी कॉल्ड obviously poaching because it is illegal because the country has sovereign rights over the marine resources. तो ये UN clause का concept है basically, United Nations Convention on the Law of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसके हिसाब से जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशंस हैं, इनका अलग अलग कैटेगरी में डिमार्केट किया गया है कि कहाँ कहाँ पे कंट्री की जो अथॉरिटी है वो रन करेगी। बिकॉज कंट्री है, राइट, कोस्टल कंट्री है, तो उसके आसपास का इलाका नेचुरली कुछ तो सॉवरेन राइट्स होने चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या राइट्स होंगे, तो ये यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में ये कन्वेंशन को प्रपोज किया था जमैका में और उसके बाद ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल सी, मतलब कंट्री का पूरा सॉवरेन राइट्स है। जिस तरीके से आपके ज़मीन में राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना 1 इंच भी ज़मीन नहीं जानी चाहिए दुश्मन को, तो उस तरीके से पूरा का पूरा सॉवरेन राइट्स है, चाहे स्पेस है इसके ऊपर, चाहे वाटर है, सरफेस वाटर है, चाहे नीचे वाटर के नीचे जो मरीन एनिमल्स हैं या जो भी वट एवर रिसोर्सेज हैं, ये पूरा का पूरा उस कंट्री का होता है, अपनी प्रॉपर्टी है। सो दिस इज टेरिटोरियल सी। कोई भी जो बाहर का देश का है वो यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता बिना परमिशन के। येस, देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। अगर किसी लेट्स से शिप को आना हो और वो बिल्कुल हार्मलेस है, then it can pass through it, so that is the only exception, right of innocent passage। लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, तो कंट्री उसको बेसिकली एप्रीहेंड कर सकता है, उसको पकड़ सकता है और उन लोगों को जो कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के काम कर रहे हैं उनको जेल में डाल सकता है। देन वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बेसिकली जो सॉवरेन राइट्स कंट्री के बड़ी ब्रॉड लेवल पे, बहुत ब्रॉड लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं, तो उस तरीके से सॉवरेन राइट्स नहीं है जैसे यहाँ पे टेरिटोरियल सी में है। बिकॉज स्पेस का नो, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, फॉर एग्जाम्पल द फ्लाइट्स एंड ऑल, येस एवरीबडी कैन फ्लाई ओवर दीज एरियाज, बिकॉज यहाँ पे तो बिना परमिशन के नहीं फ्लाई कर सकते। सरफेस में भी एनीबडी कैन नेविगेट, कोई भी नेविगेट कर सकता है, बट द ओनली एक्सेप्शन इज यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। द फोकस इज इकोनॉमिक, बिकॉज जितने भी रिसोर्सेज हैं इसके नीचे इस इलाके में, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सारा का सारा उस कंट्री का होता है। इतना समझ में आया? सो ऑल द रिसोर्सेज, marine resources, natural and non-living resources like polymetallic nodules, for example we have fisheries, for example ocean energy, तो ये सारा का सारा resources, oil and gas, ये उस country की property होती है। otherwise बाकी कोई भी यहाँ पे navigate कर सकता है। तो आपको इतना ही तो समझना है कि इन दोनों में difference ये है कि इसमें पूरा का पूरा sovereign rights होता है, और इस इलाके में यहाँ से लेके इनफैक्ट कंटिन्यूस जोन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक इस इलाके में एक ब्रॉड लेवल पे राइट्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो अप टू 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स कंटिग्यूस जोन है, 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स, जहाँ पे पायरेसी वगैरह, जो फिजिकल कस्टम्स वगैरह, ये सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं उस कंट्री के। और उसके बियॉन्ड तो बहुत बेसिक लेवल पे, बेसिकली एनीथिंग अंडर द सरफेस इज कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंट्री, बट नॉट ऑन द सरफेस एंड नॉट इवन द एरियल स्पेस ओवर हियर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक और क्वेश्चन, आप बोल रहे होंगे नॉटिकल माइल्स क्या होता है, तो नॉटिकल माइल्स बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो you can now do the calculation for yourself and let me know in the answer. Okay, so thank you so much guys for watching the weekend PIB analysis part 1. कल हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। I will see you tomorrow at the same time and don't forget to subscribe to the channel. Till then, take care, have a good day ahead.